हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन से मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स जो होती है उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, क्या क्या मेथड्स होती है सैम्पलिंग प्रोसेस के, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में देखते हैं। इट इज़ अ टेक्निक वेयर द सैम्पल आर गैदर इन अ प्रोसेस दैट डज नॉट गिव ऑल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इक्वल चांस। इन अदर वर्ड, इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक एवरी सब्जेक्ट डज नॉट हैव इक्वल चांस। इसमें क्या होता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होता है ये भी एक सैम्पलिंग प्रोसेस का टेक्निक होता है, जिसके अंदर सैंपल को एक प्रोसेस के द्वारा गैदर किया जाता है, जिसके अंदर जितने भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स है उन सबको इक्वल चांस नहीं मिल पाती है टारगेट पॉपुलेशन या फिर सैम्पलिंग में कलेक्ट होने के लिए या फिर चूज होने के लिए। बट जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम लोगों ने देखा था उसमें क्या था कि मतलब सबको एक इक्वल चांस मिलते हैं, क्योंकि उसमें रैंडमली पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया जाता है या फिर सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो सैंपल अपन सेलेक्ट करेंगे वो एक प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट करेंगे, नॉन रैंडम प्रोसेस के द्वारा अपन सेलेक्ट करेंगे। इसके वजह से इसके अंदर पॉपुलेशन को इक्वल चांस नहीं मिल पाती है सैंपल कलेक्ट होने के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट है टेक्निक का उन सबको इक्वल चांस नहीं मिलती है, और ये जो होता है सेलेक्ट किया जाता है चॉइस के द्वारा, ना कि चांस के द्वारा। मतलब जो भी रिसर्चर है उसका जो चॉइस है सेलेक्ट करने का उस पॉपुलेशन से अपने सैंपल के लिए, उसे ही वो सेलेक्ट करेगा, चांस के द्वारा सेलेक्ट नहीं किया जाता है। फीचर्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखें तो इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक एवरी सब्जेक्ट डज नॉट हैव इक्वल चांस बिकॉज एलिमेंट्स और सैंपल आर सेलेक्ट बाई चॉइस नॉट बाई चांस। इसमें क्या होता है कि जो सैम्पलिंग टेक्निक है इसमें होता है जो भी सब्जेक्ट होता है उसको इक्वल चांस नहीं मिलता है, और ये इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इसमें चॉइस के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, ना कि चांस के द्वारा। इन प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट एंड सैंपल यूजुअली सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी। मतलब कि इसके अंदर अवेलेबिलिटी या फिर एक्सेसिबिलिटी के बेसिस के ऊपर सेलेक्ट किया जाता है सैंपल को। इन दिस सैम्पलिंग टेक्निक द मोस्ट रिसर्चर आर बाउंडेड बाई money, time and workforce, and because this limitation it is almost impossible to chance every individual। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो बाउंडेड होता है मनी, टाइम एंड वर्कफोर्स के द्वारा, और वो इसलिए बाउंडेड होता है, इसमें कुछ लिमिटेशन भी होती है, उन चीज़ों के द्वारा वो बाउंडेड होता है। इसलिए इसमें जो इंडिविजुअल्स जो भी है वो उसमें ये चॉइस के द्वारा सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसके अंदर इम्पॉसिबल होता है सबको इक्वल चांसेस मिलना। अब अपन टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में देखेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक फर्स्ट हो गया परपोसिव सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग सब्जेक्ट आर सेलेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ सैंपल विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द रिसर्चर रिक्वायर in-depth knowledge about the accessible population। इसमें क्या होता है कि जो सैम्पलिंग सब्जेक्ट के जो टाइप होते हैं उसके अंदर सैंपल के पार्ट को सेलेक्ट किया जाता है, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सैंपल टू ड्राउ सैंपल एंड यूजफुल इन द एक्सप्लोरेटिव स्टडीज़। ये जो होता है ये सिंपल होता है ड्रॉ करना सैंपल को, और ये जो होता है एक्सप्लोरेटिव स्टडीज़ के लिए यूजफुल होता है। सेकंड जो होता है रिसोर्सेज सेव होती है, रिक्वायर होती है लेस फील्ड वर्क के लिए। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिक्वायर कंसिडरेबल अबाउट द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। इसमें क्या होता है कंसिडरेबल रिक्वायर होती है पॉपुलेशन अंडर स्टडी के लिए। सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज़ नॉट ऑलवेज रिलायबल सैंपल। ये जो होता है ऑलवेज रिलायबल सैंपल नहीं होता है,
इसमें कॉन्शियस बायस जो होता है एग्जिस्ट हो सकता है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग की बात करें अपन सेकेंड टाइप, तो इट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेयर द सब्जेक्ट आर सेलेक्ट बिकॉज ऑफ दिस कन्वीनियंट एसेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसर्चर। रिसर्चर के जो भी अवेलेबिलिटी एंड जो एसेसिबिलिटी होती है, कन्वीनियंट एसेसिबिलिटी होती है, उसके कारण इसमें सब्जेक्ट या फिर सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इफ़ अ रिसर्चर वांट टू कंडक्ट ए स्टडी ऑन द ओल्डर पीपुल लिविंग इन सीकर, इसमें क्या है कि मतलब कोई भी एक ओल्डर पीपुल है जो कि सीकर में रह रहा है, तो उसके ऊपर एक रिसर्च वो करना चाहता है, कंडक्ट करना चाहता है। He cannot several older people coming from morning walk in a park. He can select these older people as his researcher subject. यानी कि उसमें क्या वो देख रहा है कि जो मॉर्निंग में है वो ओल्डर पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं आ पाते हैं वॉक करने के लिए पार्क में, तो वो क्या करता है कि उससे एक रिसर्चर सब्जेक्ट बना लेता है रिसर्च करने के लिए। एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ कंसिडरेबल एक ईजीएस्ट, चीपेस्ट एंड लिस्ट टाइम कंज्यूमिंग। इसमें क्या होता है कि ये ईजीएस्ट होता है, चीपेस्ट होता है एंड इसमें टाइम लिस्ट होती है। इट मे बी हेल्प इन सेविंग टाइम मनी एंड रिसोर्सेस। ये क्या करता है, हेल्प कर सकता है टाइम मनी एंड रिसोर्सेज को सेव करने में। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट डज नॉट प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फ्रॉम ऑल पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। जो भी स्टडी है उसके और जितने भी पॉपुलेशन है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है सैम्पल को मतलब रिप्रेजेंटेट करना। फाइंडिंग जनरलाइज्ड और जनरेट फ्रॉम दिस सैम्पल कैन नॉट बी जनरलाइज्ड ऑन द पॉपुलेशन। फाइंडिंग किया जाता है जनरलाइज्ड या फिर जनरेट करने के लिए जो भी सैंपल है उससे। उसके बाद कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग होता है जिसके अंदर आता है अपना, जिसको होल टोटल सैम्पलिंग भी बोला जाता है। इट इज़ वेरी सिंपल टू कन्वीनियंट सैम्पलिंग वी आर एक्सपेक्ट दैट इफ सी और gain to include the all accessible subject is a part of the sample। इसमें जो होता है सैम्पल के जो पार्ट होते हैं वो टोटल जो होते हैं वो accessible सब्जेक्ट होता है जो कि इंक्लूड होता है गेन करने के लिए या फिर देखने के लिए। और ये जो होता है वेरी सिमिलर होता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग के। कंजुगेटिव सैम्पलिंग जो होता है ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग के जैसा ही होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए टोटल सैम्पलिंग। इसको टोटल सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो पिकअप करता है जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल है उन सबको, और उन सबसे वो एक मतलब मीट करता है और इसमें एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन क्राइटेरिया भी प्रेजेंट करता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ अ वेरी लिटल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर व्हेन परफॉर्मिंग दिस सैम्पलिंग टेक्निक। जब ये सैम्पलिंग टेक्निक को परफॉर्म करता है तो जो रिसर्चर है उसका एक एफर्ट इसमें वेरी लेटर एफर्ट होता है। इंश्योर मोर रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सेलेक्टेड सैम्पलिंग के जो होते हैं मोर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसमें डिसएडवांटेजेस जो होता है इट ऑलवेज डज नॉट गारंटी द सेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। जो भी रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग है उसके जो सेक्शन है उसका गारंटी हमेशा नहीं रहता है। और जो रिसर्चर होता है वो प्लान को सिलेक्ट नहीं करता है सैम्पलिंग साइज या शेड्यूल को लेकर। उसके बाद कोटा सैम्पलिंग देखें तो इट इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेयर द रिसर्चर इंश्योर इक्वल और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट और सैम्पल फ्रॉम ईच कोटा। इसमें क्या होता है कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होता है इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो इंश्योर होता है एंड इक्वल होता है या फिर प्रोपोर्शनेट होता है जो भी सब्जेक्ट या फिर जो सैंपल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इच कोटा से। द बायस ऑफ कोटा इज यूजुअली एज जेंडर, रेस, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एट्सेट्रा। इन सब के वजह से इन सब के बेसिस के ऊपर इस कोटा को मतलब वो इस कोटा के बेसिस पर होता है। जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया, रेस, एजुकेशन, सब कुछ चीज़ों से। एडवांटेजेस की बात करें तो इकोनॉमिकली चीप होता है और इसके अंदर
कैंडिडेट्स जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके अप्रोच की ज़रूरत नहीं होती है। सूटेबल होता है स्टडी के लिए जहाँ पर फील्ड वर्क होती है, और ये कैरीड आउट करता है स्टडी जो कि रिलेटेड होती है मार्क एंड पब्लिक ओपिनियन पोल्स के। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इसमें एस्टिमेट एंड एरर का पॉसिबल नहीं होता है। बायस जो होता है ये पॉसिबल है, बायस हो सकती है इसके अंदर सैम्पलिंग बायस। स्नोबॉल सैम्पलिंग देखें तो इट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक दैट इज यूज्ड बाय द रिसर्चर टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट विच आर हार्ड टू लोकेट। जो इसमें क्या होता है कि ये तब होता है जब हार्ड होता है लोकेट में, यानी कि इसके अंदर जो रिसर्चर है ये तब यूज करता है जब उसको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हार्ड होता है या फिर लोकेट करना, जैसे ड्रग एब्यूज, HIV पेशेंट्स, कमर्शियल या फिर सेक्सुअल वर्कर्स एक्सेट्रा, इन सब के वजह से इन सब का मतलब इसमें हो सकता है। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक आफ्टर सेलेक्ट द इनिशियल और फर्स्ट सैंपल एंड आस्क द सब्जेक्ट और सैंपल टू nominate other person with traits, so the researcher observe the nominate subject continue in the same way until the sufficient number of subject or ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि जब तक वो एक सफिशिएंट अमाउंट में डाटा को सेलेक्ट नहीं करता है तब तक वो डाटा को कलेक्ट करते रहता है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो सैम्पलिंग का प्रोसेस होता है चीप होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसके अंदर लेसर वर्क फोर्स रिक्वायर होती है, इसमें लिटल प्लानिंग एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स होती है। डिसएडवांटेजेस में जो रिसर्चर होता है लेस कंट्रोल ओवर द सैम्पलिंग मेथड्स होती है, सैम्पलिंग प्रोसेस जो होती है गारंटी नहीं होती है, सैम्पलिंग बायस जो होता है ये ऑल्सो मैटर करता है। ग्रेट कंसर्न फॉर द रिसर्चर। टाइप्स ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात करें तो इसमें फर्स्ट होता है लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसमें क्या होता है कि जो भी ईच सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है वो सिमिलर सब्जेक्ट केवल एक सिमिलर सब्जेक्ट के रेफरेंस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। एक्सपोनेंशियल जिसको नॉन डिस्क्रिमिनेटिव सैम्पलिंग बोलते हैं, इसके अंदर जो भी ईच सैंपल होता है नंबर इज आस्क्ड टू प्रोवाइड रेफरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 सिमिलर सब्जेक्ट, इसके अंदर एटलीस्ट 2 सिमिलर सब्जेक्ट को रेफरेंस प्रोवाइड किया जाता है। नॉन एक्सपोनेंशियल सैम्पलिंग की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि इनिशियली 1 सैंपल इज सेलेक्ट एंड आस्क फॉर रेफरेंस आउट ऑफ ईच ओनली, वन इज एक्टिव टू गिव रेफरेंस एंड अनदर इज नॉट एक्टिव। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर फुल रेफरेंस को मतलब आस्क किया जाता है और सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है, और इसके अंदर जो एक्टिव होता है वो एक ही एक्टिव होता है, बाकी जितनी भी होती है वो इनएक्टिव होती है। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग सैम्पलिंग प्रोसेस देखेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।